जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फिलहाल अमेरिका के व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के कुछ नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक खत्म हो चुकी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया दोस्तों, अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया है। जेलेंस्की की इस मीटिंग से पहले ट्रंप को पुतिन का क्लियर मैसेज दोस्तों। अलास्का में ट्रंप के द्वारा उड़ाए गए B-2 बॉम्बर के जवाब में पुतिन ने उतार दिए Tu-95MS बॉम्बर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को उसी के लहजे में तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने। बताएंगे क्या है इसका सबसे बड़ा मैसेज दोस्तों। तो उधर अमेरिकी सीनेटर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि भारत को दी थी टैरिफ की धमकी, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन राजी हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मिलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या खुलासा किया गया है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बैठक को लेकर। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, रशिया ने भारत को दिया हाईटेक हथियारों का ऑफर, फाइटर जेट, लेटेस्ट S-500 डिफेंस सिस्टम और बड़ी बड़ी मिसाइलों का ऑफर। पाकिस्तान टेंशन में हो ही गया था कि दूसरी तरफ अमेरिका ने भी शहबाज और मुनीर की बढ़ा दी धड़कन दोस्तों। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के 400 सैनिक पहुंचेंगे अमेरिका। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे अमेरिका में लगी महाशक्तियों की चौपाल, मगर भारत की तरफ लगे हैं सबके कान। RIC का क्यों सता रहा है उनको डर दोस्तों। एक से एक बड़ी जानकारी आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत पर अब कोई भी दबाव काम करने वाला नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं के बीच बैठक का क्या निष्कर्ष निकला। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की संग मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया यूक्रेन की जंग जारी रहेगी या शांति होगी, इसका फैसला 1 से 2 हफ्ते में ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद हम एक और मीटिंग करने का फैसला लेंगे। ट्रंप ने कहा कि मेरी प्राथमिकता लोगों को बचाना है, उम्मीद है कि बैठक से कुछ निकलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैंने आज राष्ट्रपति पुतिन से अप्रत्यक्ष रूप से बात की है और इस बैठक के बाद भी मैं उनसे फोन पर बात करने वाला हूं। हम एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारी त्रिपक्षीय वार्ता भी हो भी या ना हो। अगर त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती तो लड़ाई जारी रह सकती है, और अगर होती है तो इसके खत्म होने की अच्छी संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम दीर्घकालिक शांति समझौते पर बात कर रहे हैं। यूरोप के लोग शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक सफल नहीं भी होगा तब भी यूक्रेन को हमारा समर्थन जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को सुरक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में कभी शामिल हो, मगर हमने अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। हम इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि हम नाटो को ही हथियार बेचेंगे। नाटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे, हम यूरोप की जंग में मदद करेंगे। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। आज से अच्छी बातचीत शायद भविष्य में हो। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय बैठक करके बहुत खुश होगा। हम सुरक्षा गारंटी के बारे में और बात करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका इतना मजबूत संकेत दे और रशिया सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोपीय देशों पर है। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की ने कहा है कि मैं पुतिन के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ और ट्रंप के इस त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है इस त्रिपक्षीय वार्तालाप में शामिल होने में, और मुझे खुशी होगी अगर ये वार्ता कामयाब होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यूरोपीय देशों ने क्या क्या कहा। तो आपको बता दें, जर्मनी ने कहा कि हमें रशिया पर दबाव बढ़ाना होगा और अगली मीटिंग से पहले सीज फायर हो जाना चाहिए। तो वहीं फ्रांस ने कहा कि पूरे यूरोप की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, पुतिन के साथ बातचीत में एक यूरोपीय नेता भी होने चाहिए। तो वहीं ब्रिटेन ने कहा कि पूरे यूरोप की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और त्रिपक्षीय वार्ता के लिए माहौल बनना बहुत जरूरी है, वरना इसके कोई बेनिफिट नहीं होने वाले। तो वहीं इटली ने कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी सबसे ज्यादा अहम है। पहले यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, वो भी आर्टिकल 5 जैसी गारंटी जरूरी है। फिनलैंड ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता की ओर आगे बढ़ना होगा, हमें रशिया से जंग और सुलह का अनुभव है। तो ये था दोस्तों इस मीटिंग का सार जो हमने आपको बता दिया है। अभी कुछ ही देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई थी और इस मीटिंग पर दोस्तों पूरी दुनिया की नजर थी।
तो वहीं दोस्तों मीटिंग चाहे कोई भी हो, डोनाल्ड ट्रंप अपनी गाथा गाना नहीं भूलते दोस्तों। उन्होंने इस मीटिंग में भी कह दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 6 युद्ध को खत्म करवाया है और यूक्रेन में भी मैं शांति करवा के रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने वाला है, ये कब खत्म होगा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये युद्ध खत्म होने वाला है और ये सज्जन इसे खत्म करना चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन भी इसे खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे थक चुकी है, हम इसे खत्म करवाएंगे। मैंने अब तक 6 युद्ध को खत्म करवाए हैं और मुझे लगता था कि शायद ये सबसे आसान होगा और ये सबसे आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा ये एक कठिन युद्ध है भारत पाकिस्तान। हम बड़े देशों की बात कर रहे हैं, आप इनमें से कुछ देशों के युद्धों पर नजर डालें। आप अफ्रीका जाकर देखें, रवांडा और कांगो, यहाँ 31 सालों से चल रहा है। हमने कुल 6 युद्ध खत्म किए हैं, जिसमें यह तथ्य शामिल नहीं है कि हमने ईरान की भविष्य की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे। यानी भारत पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप दुनिया में शांति करवाए चाहे ना करवाए, बिना बात के नोबेल शांति पुरस्कार लाकर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे देना चाहिए। तभी लगता है कि ट्रंप अपनी गाथा गाना बंद करेंगे। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वहीं जो बाइडेन को घेरना भी नहीं भूले मिस्टर ट्रंप। उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन जंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो था जो बाइडेन। इस यूक्रेन रशिया युद्ध के लिए दोस्तों जो बाइडेन पर जमकर इन्होंने निशाना साधा और कहा कि अगर मेरी सरकार होती, मैं गवर्नमेंट में होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होने देता। तो दोस्तों ये जानकारी हमने दी है ट्रंप के शेखी बघारने की। अब आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया ने कौन सा नया गेम खेला दोस्तों और कैसे तगड़ा जवाब दिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को बता दें। जेलेंस्की की मीटिंग से पहले ट्रंप को पुतिन का क्लियर मैसेज। अलास्का में B-2 बॉम्बर के जवाब में उतार दिए Tu-95 MS बॉम्बर। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। रशिया पर बार बार प्रतिबंध की धमकी लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप ने खुद ही रेड कारपेट बिछाकर पुतिन का स्वागत किया। शांति समझौते को लेकर बुलाई गई ये बैठक अचानक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गई जब अमेरिका ने ट्रंप पुतिन के ऊपर से अपना B-2 स्टील्थ बॉम्बर गुजारा। दोनों नेताओं ने थोड़ी देर ऊपर देखा और फिर आगे बढ़ गए, जो कि बहुत बड़ा क्लियर मैसेज था व्लादिमीर पुतिन के लिए, रशिया के लिए, कि ट्रंप ने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी इस फाइटर प्लेन को उड़ा करके, जबकि प्री डिफाइन कोई ऐसा दोस्तों इंफॉर्मेशन नहीं था कि वो B-2 बॉम्बर को पुतिन के अलास्का में उतरते ही उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ, अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तो वहीं अब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक से पहले रशिया ने भी अपनी ताकत दिखाई। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने शांति समझौते को लेकर होने वाली इस बैठक से पहले अपना Tu-95 MS बॉम्बर विमान का प्रदर्शन किया, जिसका बहुत ही गहरा मैसेज है कि अगर सुपर पावर तुम हो तो हम तुमसे भी कम नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमेरिकी सीनेटर का बहुत बड़ा दावा, भारत को दी थी टैरिफ की धमकी पुतिन, इसीलिए ट्रंप से मिलने के लिए अलास्का पहुंचे थे। जी हाँ, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि भारत पर 50% टैरिफ की धमकी के बाद अलास्का मीटिंग हुई थी। हाल ही में अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई थी। सोमवार को पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। खबर है कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी को अलास्का में हुई मीटिंग के बारे में व्लादिमीर पुतिन ने जानकारी दी। दोस्तों ऐसे में इन्हीं सारे तारों को जोड़ करके ग्राहम ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दोस्तों अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने कहा कि पुतिन सिर्फ इसीलिए अलास्का आए थे क्योंकि ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। अगर हम रूसी तेल के ग्राहकों के पीछे जाएंगे और उनसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सस्ते रूसी तेल में से कुछ चुनने के लिए कहेंगे तो वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का चुनाव करेंगे। दोस्तों इन्होंने ये दावा राष्ट्रपति पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करने के बाद किया है, क्योंकि ग्राहम को यह लग रहा है कि अगर भारत पर दबाव के बिना पुतिन अलास्का जाते तो फिर वहां से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन नहीं करते, ऐसा इनका मानना है। दोस्तों हालांकि जो भी हो, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा ही है तो फिर इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ दोस्ती निभाई है। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन थैंक यू पुतिन कहना आप लोग कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, चौंकाने वाली खबर, जहां रूस ने भारत को हाईटेक हथियारों का ऑफर दिया है दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान में मचा टेंशन। आपको याद होगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में रशिया से खरीदे गए हथियारों ने बेहतरीन उत्तम लेवल का प्रदर्शन किया था। खास करके रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर उड़ रहे पाकिस्तानी अवाक्स विमान को मार गिराया था। इसके अलावा इस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की सटीक लोकेशन दी थी। ऐसे में रशिया चाहता है कि भारत
भारत और भी ज्यादा अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हथियारों का सौदा करे। रशिया ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट, सुखोई 35 जेट, हवा से हवा में मार करने वाली R-37 मिसाइल और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दिया है। दोस्तों भारत को इन हथियारों की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है, लेकिन कई कारणों से भारत ने अभी तक रशिया से किसी नए हथियार खरीदने पर हामी नहीं भरी है। यहाँ तक कि रशिया कह रहा है कि S-500 जो हमारा है वो लेटेस्ट हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने में बहुत ज्यादा सक्षम है, कम से कम ये मिसाइल तो आपको खरीदना चाहिए। ऐसे में हमारा सवाल दोस्तों आपसे यही है कि क्या आपने भारत को आंख मूंद कर रशिया के इस ट्रस्टेबल S-500 मिसाइल सिस्टम या फिर बाकी हथियारों को खरीदना चाहिए? क्या है आपकी राय दोस्तों? जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं दोस्तों व्हाइट हाउस में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते करके जीता सबका दिल, जमकर वीडियो हुआ वायरल, भारतीय कर रहे हैं सपोर्ट। व्हाइट हाउस में आयोजित इस अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान एक दिलचस्प क्षण ये देखने को मिला जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक सहायक का स्वागत नमस्ते कहकर किया। यह दृश्य कुछ सेकंड का था, लेकिन वहां मौजूद लोगों को यह काफी अप्रत्याशित और आकर्षक लगा, क्योंकि बाकी नेता पारंपरिक हैंडशेक और औपचारिक अभिवादन कर रहे थे, लेकिन वहीं जॉर्जिया मेलोनी ने हाथ मिलाने के बाद नमस्ते किया, जो वाकई में हर एक भारतीय का दिल जीत रहा है और क्लियरली मैसेज दे रहा है कि कैसे जॉर्जिया मेलोनी को भारत का ये कल्चर पसंद है। मेलोनी के इस एक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के 400 सैनिक पहुंचेंगे अमेरिका। शहबाज मुनीर की बढ़ने लगी धुकधुकी। दोस्तों टैरिफ विवाद और ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता विवाद के चलते शुरू हुई तनातनी के बीच भारत और अमेरिका की सेनाएं अब तक का सबसे बड़ा साझा युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। दोनों देशों के बीच सालाना युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अगले महीने अलास्का में होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार अलास्का में 1 सितंबर से होने जा रहा युद्धाभ्यास अब तक का सबसे बड़ा संस्करण माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के 400 सैनिक हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो अब तक हुई मिलिट्री एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2004 से लगातार होता आ रहा युद्धाभ्यास 1 साल भारत में होता है और 1 साल अमेरिका में। पिछले साल यह युद्धाभ्यास राजस्थान में थार रेगिस्तान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, उससे पहले अलास्का में किया गया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत और अमेरिका के संबंधों में जबरदस्त खटास आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का श्रेय अमेरिका को जाता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन भारत क्लियरली मना कर रहा है कि इसमें किसी तीसरे का रोल है ही नहीं। ऐसे में इस बड़े युद्धाभ्यास के लिए अपने इंडियन आर्मी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर इधर अमेरिका में लगी महाशक्तियों की चौपाल तो उधर भारत की तरफ है सबके कान। क्यों दुनिया को सता रहा है RIC का डर? एक तरफ अमेरिका में जेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता हुई, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले खबर में बताया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में सबके कान ना होकर के अफसरों के कान और आंख भारत पर लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली में हिंदी चीनी भाई भाई का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। भारत और चीन दोनों ही देश अपने रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश में है। इसके लिए शी जिनपिंग के दूत और चीन के चाणक्य कहे जाने वाले वांग यी दिल्ली आए हुए हैं। यहाँ उनकी विदेश मंत्री जयशंकर जी और NS अजित डोभाल जी से बहुत ही लंबी बातचीत चली, बैठक चली। वांग यी ने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम बाहरी हस्तक्षेप को दूर करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। बाहरी हस्तक्षेप, ये 2 शब्द सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े जरूर हो गए होंगे। उनके माथे पर शायद चिंता की लकीरें थोड़ी लंबी हो गई होंगी, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप के लिए सबसे ज्यादा बदनाम डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। वहीं दोस्तों आज शाम 5 बजे चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होगी। दोनों देशों के संबंधों की जटिलताओं को सुलझाने के लिए वांग यी जो है वो ऐसे समय में भारत आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने के लिए महापंचायत हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भी तय हो चुका है। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जी चीन की यात्रा करने वाले हैं। ये संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति जिनपिंग दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं। यही वजह है कि दोनों देशों ने अपने विश्वस्त को बातचीत के मोर्चे पर लगाया है। जी हाँ, इस बीच रशिया ने RIC नाम के संगठन को फिर से खड़ा करने की पहल की तो चीन भी आगे बढ़कर आया। रूस भारत की इस तिकड़ी ने अमेरिका को परेशान कर दिया, क्योंकि RIC देश वैश्विक GDP का लगभग 20% से अधिक योगदान करते हैं। ये देश वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से पश्चिमी सैन्य गठबंधनों के जवाब में मजबूरी और जरूरतों की नींव पर भी अगर चीन और भारत के बीच रिश्तों की नई इमारत बनती है तो इसका असर दूर तक होगा। ये बात ट्रंप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रशिया, भारत
और चीन की तिकड़ी के मजबूत होने से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत और रशिया के बीच भारतीय रुपए और रूसी रूबल में कारोबार होता है दोस्तों। इतना ही नहीं, साथ ही साथ पाकिस्तान की भी नींद उड़ेगी। हालांकि भारत और चीन की नजदीकी से सिर्फ ट्रंप ही बेचैन नहीं होंगे, पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है। शायद जन्मों तक नींद ना आए, क्योंकि चीन वो देश है जिसे पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर कहता है, जिसे चीन ने 28 अरब 786 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। चीन के कई अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वैसे 21 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान भी जाने वाले हैं। ये दौरा तब हो रहा है जब पाकिस्तान चीन के बजाय अमेरिका के इशारों पर चल रहा है दोस्तों। ट्रंप की नजर पाकिस्तान के खनिज संसाधनों पर है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका को तेल भंडार विकसित करने की अनुमति भी दे चुका है और अमेरिकी प्रेम में आसिम मुनीर अब तालिबान से भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते रिलेशंस ही चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जा रहा है। भारत चीन रशिया एक अलग ही ग्रुप फॉर्म करने वाले हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध में भी दोस्तों दो देश अलग अलग खेमे में बढ़ चुके हैं, यानी कि पिछले 3 से 4 सालों में एक ऐसी नई रणनीति क्रिएट हुई है। एक ऐसा अलग ही समय देखने को मिला है जहां पर पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स रिलेशन ही चेंज हो गया है दोस्तों। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था, तब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ही तालिबान के साथ नई दोस्ती शुरू की थी। मगर पाकिस्तान अब तालिबान से लड़ रहा है, जबकि चीन और तालिबान के आर्थिक और राजनयिक दोनों संबंध बेहतर है। दूसरी ओर चीन के दुश्मन अमेरिका की ओर भी पाकिस्तान का झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहीं भारत चीन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन को भारतीय बाजार की आवश्यकता है। रशिया ने दोनों को नजदीक लाने में बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ तक कि अमेरिकी थिंक टैंक भी भारत को लेकर ट्रंप के रुख से नाराज हैं। उनको लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को भले ही नोबेल पुरस्कार मिल जाए, मगर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो सकता है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी यानी RIC के साथ वे तमाम देश एक साथ दिख सकते हैं जिन पर ट्रंप ने टैरिफ वाला बम फोड़ा है। जी हाँ, और यही वजह है कि भारत का नाम लेकर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाने की दावा करने वाले ट्रंप का ध्यान उस वक्त भी दिल्ली पर होगा जब वो जेलेंस्की के साथ पुतिन के साथ त्रिपक्षीय मीटिंग करने वाले होंगे। दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या भारत को RIC ग्रुप में शामिल होना चाहिए? दोस्तों, भारी मात्रा में इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर कोई जवाब दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। अंत में फिलहाल कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या बांग्लादेश में होगा राष्ट्रपति का तख्ता पलट? की जा रही है बहुत बड़ी तैयारी। दूतावासों से मोहम्मद यूनुस सरकार ने हटवाई तस्वीरें। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक अजीब आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विदेशों में मौजूद बांग्लादेशी दूतावासों और हाई कमिश्नरों से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की तस्वीरों को तुरंत हटाने को कहा गया है। आदेश मिलते ही कई देशों के दूतावासों से तस्वीरें हटा भी ली गई हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जाने वाला है। याद दिला दे कि पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश विदेश के कई जगहों से शेख हसीना और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी गई थी। लोग खुद दूतावास में घुसकर तस्वीरें उतार कर ले गए थे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी कब्जे के खिलाफ बगावत, पाकिस्तानी व्यापारियों का विद्रोह। चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान यानी GB में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गिलगित बाल्टिस्तान जो POK का हिस्सा है, वहां के स्थानीय कारोबारियों में चीन पाकिस्तान साठ गांठ के खिलाफ काफी गुस्सा है और अब लोगों का विद्रोह फूट गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि 31 जुलाई को सोस्त कस्बे में स्थानीय व्यापारियों ने चीनी नागरिकों के खिलाफ सड़क जाम कर दिया था और सीमा पार आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से गुस्सा भरा हुआ था और अब चीन के खिलाफ उनके धैर्य ने जवाब दे दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। इस्लामाबाद इस प्रोजेक्ट को सालों से गेम चेंजर बताता आया है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसे अभिशाप मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनकी जमीन छीनने का एक तंत्र बनाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उनकी जमीनें और हड़प ली गई। उनकी जमीनें चीन हड़प रहा है और उनका आर्थिक शोषण होता है। इस वजह से छोटे व्यापारी और स्थानीय कारोबार लगभग दम तोड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां इसी से जुड़ी
इस्लामाबाद में 34 दिन से जारी है बलूचों का धरना, गायब परिजनों की तलाश, अहिंसक आजादी की मांग करने वाले नेताओं की रिहाई की मांग। जी हां, बीते 34 दिनों से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों बलूच परिवार जबरन गायब अपने परिजनों और बलूचिस्तान की आजादी के लिए काम करने वाले बलूच नेताओं की रिहाई के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन इन 34 दिनों में ना ही पाकिस्तान की सरकार का कोई शीर्ष नेता इनसे मिलने आया और ना ही इनकी मांग मानने को पाकिस्तान तैयार हुआ। असल में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से पिछले 3 सालों में 1713 बलूच युवा जबरन गायब हो चुके हैं और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान यानी HRCB के डेटा के मुताबिक अकेले इस साल बलूचिस्तान में 390 से ज्यादा युवाओं के जबरन गायब होने के यानी फोर्स्ड डिसअपीयरेंस मामले सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, कंपनियों की छटनी और ट्रंप टैरिफ की मार के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिससे चीन और अमेरिका का बेचैन होना माना जा रहा है। दरअसल भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाई टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% बेस टैरिफ शामिल है जो अभी प्रभावी है। इसके अलावा रशिया से तेल खरीदने की वजह से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इन सब के बीच दोस्तों एक भारत के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है, और वो खबर यह है कि जुलाई महीने में देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई है, जबकि जून में ये 5.6% थी। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी खबर है दोस्तों मोदी सरकार के लिए। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन आज करेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा, यानी कैंडिडेट की घोषणा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है, जहाँ एक और एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार को लेकर कयासों का दौर जारी है। मंगलवार यानी आज विपक्षी दल इंडिया अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। इंडिया गठबंधन से विपक्ष इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइल स्वामी अन्नादुरई को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। अन्नादुरई ने चंद्रयान 1 का नेतृत्व किया था। इन्हें भारतीय मून मैन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि TMC ने अभी इस नाम के लिए हामी नहीं भरी है। अन्नादुरई के अलावा विपक्ष द्वारा कई और नामों पर भी विचार किया जा रहा है। तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी में उपराष्ट्रपति पद के लिए CP राधाकृष्णन का नाम आने के बाद अब सबकी निगाहें पार्टी के अगले अध्यक्ष पर टिकी हुई है। अटकलें लगाई जा रही है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखेगी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम से हैं। ऐसे में क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष उत्तर भारत से होगा? नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जानी जाती है दोस्तों। ऐसे में आपके हिसाब से कौन होना चाहिए दोस्तों सही कैंडिडेट बीजेपी के अध्यक्ष के लिए? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।